हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्टेलाइजेशन के बारे में, उसके मेथड के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, मेथड के बारे में लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके थे, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं। जनरली हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन से। तो इसके जनरली दो टाइप के मेथड होते हैं, फिजिकल और केमिकल, दो टाइप के मेथड्स होते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसके फिजिकल मेथड के बारे में और केमिकल मेथड्स के बारे में। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले देखते हैं हीट स्टेलाइजेशन के बारे में। ठीक है, लिखा हीट स्टेलाइजेशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिलायबल मेथड स्टेलाइजेशन इन्वॉल्विंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम एंड अदर एसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कहने का मतलब क्या हुआ, जो हीट स्टेलाइजेशन होता है सबसे वाइडली मतलब सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ में कॉमनली यूज़ होने वाला ऐसा मेथड है जिसका सबसे ज़्यादा भरोसेमंद मेथड है स्टेलाइजेशन का। साथ ही साथ एंजाइम को अलग अलग करने में, डिस्ट्रक्ट करने में, साथ में एसेंशियल सेल्स के बनाने के लिए और मतलब एसेंशियल्स को एसेंशियल के लिए भी हीट स्टेलाइजेशन वाला जो मेथड है सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन कैन बी अप्लाइड ओनली ऑफ थर्मोस्टेबल प्रोडक्ट। ये मेथड जो है स्टेलाइजेशन का उन्हीं सब्सटेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो कि थर्मोस्टेबल हैं। ठीक, बट इट कैन बी यूज फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल फॉर विच ड्राई हीट 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड स्टेलाइजेशन कह रहा है ये मेथड जो है, ठीक है, उस चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो मॉइस्ट हीट सेंसिटिव हैं, साथ में जिनका जो कि ड्राई हीट के साथ में 160 से 180 डिग्री के बीच में स्टेराइल हो सकते हैं। एंड फॉर मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल फॉर विच मॉइस्ट हीट 121 टू 134 सेंटीग्रेड डिग्री स्टेलाइजेशन इज़ यूज्ड। और साथ में उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल है जिनमें 121 से 134 डिग्री के स्टेलाइजेशन कि टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं ऐसे सब्सटेंस के लिए, मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल के लिए। ठीक है, मॉइस्चर सेंसिटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं 160 से 180 डिग्री में, और मॉइस्चर रेजिस्टेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं 121 से 134 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है, लिखा है आगे देखते हैं इसमें, द एफिशिएंसी विच विथ विच हीट इज एबल टू इनएक्टिवेट माइक्रोऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन द डिग्री ऑफ हीट, द एक्सपोजर टाइम एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या कह रहा है, द इफ़िशेंसी ऑफ, ठीक है, इफ़िशेंसी का मतलब होता है कितनी इफ़िशेंसी है, कितनी उसकी एबिलिटी है, जो कि हीट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है, इनएक्टिवेट कर रही है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ हीट के ऊपर, कितनी ज़्यादा उसमें डिग्री दी जा रही है। ठीक है, द एक्सपोजर टाइम, कितना टाइम दिया जा रहा है, और प्रेजेंस ऑफ वाटर, कितना ज़्यादा उसमें पानी में भी प्रेजेंस है आपकी, ठीक है, मॉइस्चर हीट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर, हीट के ऊपर, एक्सपोजर टाइम के ऊपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर के ऊपर। अब ड्राई हीट यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो ये जनरली कितने टाइप की होती है। एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट के 4 टाइप से होती है, इंसनरेशंस, रेड हीट, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन। ठीक है, रेड हीट, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन, तो ये 4 टाइप से जनरली परफॉर्म करी जाती है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। देखते हैं इसमें क्या होता है। ड्राई हीट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन्स और पायरोजन्स। पायरोजन समझते हो, पायरोजन समझते हो, पायरोजन क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी रहती है, ठीक है, बैक्टीरिया के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो किल होने के बाद क्या होती है, उस लिक्विड पे क्या तैर रही होती हैं, ठीक है, फ्लोटेट कर रही होती। तो क्या होता है, कई मरतबा जैसे इंजेक्शन्स बनते हैं, बहुत सारी सिरप्स बनती हैं, इनको जब स्ट्राइल किया जाता है क्या होता है, तो वो उसमें लेयर बना लेते हैं, तैरने लगते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, ड्राई हीट स्टेलाइजेशन से उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्योंकि कई मरतबा क्या होता है, अगर उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बैक्टीरिया तो मर गया, वो तो मरी हुई बॉडी पर तैर रही है, लेकिन उससे क्या होता है कि कई मरतबा पायरोजन इंटर करने के अंदर बॉडी में, तो क्या होता है पेशेंट के साथ, वो जो बीमारी है उसको, उससे तो नहीं खत्म होगा, लेकिन उसके साथ साथ पायरोजन से उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, उसकी जान भी जा सकती है पायरोजन से। ठीक है ना, तो इसलिए पायरोजन्स को भी हटाना ज़रूरी होता है, इनको इंडोटॉक्सिन्स भी कहा जाता है। तो वही कह रहा है, ड्राई हीट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन विच आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, जो बहुत कठिन होता है एलिमिनेट बाई अदर मीन। दिस प्रॉपर्टी मेक इट्स एप्लीकेबल फॉर स्टेलाइजेशन ग्लास बॉटल विच आर टू बी फिल्ड एसेप्टिकली। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को जो मिलती है, बनाई जाती है, वो एप्लीकेबल होती है किसके लिए, स्टेराइल करने के लिए, ग्लास बॉटल के लिए, विच आर टू बी फिल्ड एसेप्टिकली। एसेप्टिकली मतलब जिसको भरा जाता है एक एसेप्टिकली मेथड के जरिए। ठीक है, कहते हैं एसेप्टिकली मतलब जहाँ पर माइक्रोजम, बैक्टीरिया कुछ भी ना हो, एसेप्टिक एरिया हो बिल्कुल।
कोई भी चीज़ ना हो, ठीक। तो ऐसे प्रोसेस से उसको फिलअप किया जाता है। फिर आगे देखते हैं इसमें हॉट एयर ओवन, जो इसी का ड्राई हीट का स्टरलाइजेशन का एक मेथड है। फ्लेमिंग जानते हो, रेड हीट जानते हो, डायरेक्ट रेड हीट मतलब आग जल रही है। फ्लेम मतलब एक फ्लेम लगा दी जाए, फ्लेम जानते हो, बर्नर लगा के आग निकलती है, उसमें उसको जलाया जाता है डायरेक्टली, तो वो फ्लेमिंग कहलाती। रेड हीट बिल्कुल आग है, हीटर के टाइप की समझो, और उसमें उस चीज़ को रख दिया जाए, उससे ज़रिए किल किया जाए। हॉट एयर ओवन क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स होता है, एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें क्या होती है, सेल्व होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है, डोर लॉकिंग सिस्टम होता है, ये सारी की चीज़ें इस ओवन सिस्टम के अंदर होती है, जिसमें फ़ैन लगे होते हैं और हीटर लगा होता है। उससे वो फ़ैन की जो एयर होती है उससे पास आउट हो रही होती है, उस एयर के पास आउट होके वो सेल्फ में पहुंचती है, और जो उसमें मटेरियल रखा होता है उसको उस ड्राई होने की वजह से, हीट का जो टेम्परेचर वो राइज होने की वजह से उसके बैक्टीरिया जो है वो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को उस मटेरियल के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हॉट एयर ओवन इस टाइप से सिस्टम से ये वर्क करता है। लिखा है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज यूजली कैरी आउट इन हॉट एयर ओवन विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें लिखा है कि ड्राई हीट जो है यूजली उसके लिए हॉट एयर ओवन परफॉर्म किया जाता है, मतलब इस पर परफॉर्म किया जाता है, जो कि बना हुआ होता है किससे, इसी चैम्बर से। एक चैम्बर होता है सराउंडेड, आउटर केस ऑफ कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल हीटर, लिखा है ना, इलेक्ट्रिकल हीटर लगे होते हैं चैम्बर्स के चारों ओर, ठीक है। एंड इंसुलेटेड चैम्बर सराउंडेड बाय द आउटर केस कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल हीटर्स। अ फैन होता है, सेल्व होती हैं, ठीक है ना, रखने के लिए सेल्व्स होती हैं, ठीक। थर्मोकपल्स होते हैं, मतलब थर्मोकपल्स मतलब वही उसमें माइनस प्लस वाले। डोर लॉकिंग कंट्रोल सिस्टम होता है, डोर को लॉक कर दिया बिल्कुल टाइट कि बाहर की हवा अंदर ना जा पाए, अंदर की बाहर ना पाए। तो ये सिस्टम पूरा होते हैं इसमें, चैम्बर्स पूरा इसका कैसा कैसा बना होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब प्रोसीजर कैसे किया जाता है इसके बारे में देखो, इसमें लिखा हुआ है सब। आर्टिकल टू बी स्टरलाइज आर फर्स्ट रैप इन इनक्लोज इन कंटेनर ऑफ कार्डबोर्ड एंड पेपर एंड एल्युमिनियम। पेपर में, कार्डबोर्ड में या एल्युमिनियम फॉयल में किसी में धर के उसमें रख दिया जाता है मटेरियल को। देन द मटेरियल आर अरेंज टू बी इंश्योर अनइंटरप्टेड एयर फ्लो। मटेरियल को ऐसे रखा जाता है कि उसमें एयर जो है पूरी तरीके से आए, ठीक है। ओवन में भी प्री हीटेड फॉर मटेरियल विथ पुअर हीट कंडक्टिविटी। ओवन को उससे पहले जब मटेरियल रखा जाता है उससे पहले हल्का फुल्का उसको गर्म कर दिया जाता है। द टेम्परेचर इज अलाउड टू फॉल टू 40 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर का अलाउ किया जाता है कि 40 डिग्री से कम ना हो। प्रायर टू रिमूवल ऑफ स्टरलाइज मटेरियल, स्टराइल मटेरियल को मटेरियल से रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, 40 डिग्री के टेम्परेचर कम से कम इसमें अलाउ किया जाता है। पर आते हैं मॉइस्ट हीट के बारे में। तो ये तो हो गया तुम्हारा ड्राई हीट का बेस्ट एग्जांपल होता है हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट में आता है मोस्टली इसका ऑटोक्लेव, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो ड्राई हीट को समझ लो, इसमें क्या रहता है, इट में बी यूज 3 फॉर्म ऑफ अचीव माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन। पहला ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है ऑटोक्लेविंग, दूसरा बॉइलिंग वाटर स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा होता है हॉट वाटर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब क्या हुआ, ड्राई हीट सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई हीट रहेगी और सैचुरेटेड स्टीम रहेगी ऑटोक्लेव के अंदर, इसी ऑटोक्लेव के अंदर, ठीक है। दूसरा मेथड होता है पानी को बॉईल करना, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के अंदर में। तीसरा होता है हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ उसमें उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना, कितने बॉइलिंग पॉइंट में किल हो सकता है बैक्टीरिया, ठीक। तो कह रहा है मॉइस्ट हीट इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्टीम इन द रेंज ऑफ 121 to 134 डिग्री। स्टीम अंडर प्रेशर टू यूज अ जनरेट हाई टेम्परेचर नीडेड टू फॉर स्टरलाइजेशन, जिसमें हम स्टीम के साथ साथ उसमें प्रेशर भी जनरेट करना होता है और हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कहे के लिए, स्टरलाइजेशन को करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। पूरा के पूरा देखो उसमें एक मीटर लगा है, प्रेशर गॉज लगा हुआ है, एक वाल्व रखा होगा। वाल्व का काम क्या होता है कि उससे निकालना। एक सेफ्टी वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व ये होता है कि टेम्परेचर अगर उससे ज़्यादा हो रही है और हमें उस टाइम पे उससे ज़्यादा अगर टाइम हो गया है तो उससे सेफ्टी वाल्व से हमें कुछ टाइम के लिए प्रेशर को रिलीज़ कर देना होता है, ताकि वो आपका जो ऑटोक्लेव है वो डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस ना हो, ठीक है। ऊपर का इसका ढक्कन रहता है, ऐसे बना होता है। ये बहुत अलग अलग रेंज के होते हैं, छोटे भी, मीडियम भी, बड़े भी, ठीक है ना। तो अलग अलग रेंज के होते हैं, कवर होते हैं, नट बॉडी होते हैं कि चारों साइड से कस दो, पूरा ढक्कन टाइप का पूरा कस दिया जाता है। स्टैंड होता है, हीटिंग इलेक्ट्रिक होता है, इसमें सॉकेट होगा, बोर्ड में लगा दो, ठीक है।
देखो इसमें ऑटोक्लेव और नीचे लिखा है ऑटोक्लेव और स्टीम स्टरलाइजेशन इज एसेंशियल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। ऑटोक्लेव किससे मिलके बना होता है, कैसे टाइप का होता है? सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है, बड़ा वाला जैसे सिलेंडर। और रेक्टेंगल चैम्बर, ठीक, विथ कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 400 से 800 लीटर, जिसकी कैपेसिटी की रेंज कितनी होती है? 400 से 800 लीटर, ठीक है। वाटर हीटिंग सिस्टम और स्टीम जनरेटिंग सिस्टम, जो वाटर हीटिंग सिस्टम या स्टीम जनरेटिंग सिस्टम में काम करता है। स्टीम आउटलेट एंड इनलेट वाल्व, एक में स्टीम अंदर और बाहर निकालने के लिए इसमें स्टीम बना होता है। सिंगल और डबल डोर हो सकता है, विथ लॉकिंग मशीन हो सकता है, इसमें लॉक करने वाला सिस्टम। ऊपर ये दिख रहे हैं ऊपर, उसमें देखो चाबियाँ टाइप की, ये इसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, ये पूरा टाइट करे जाते हैं इनके नट को, ठीक है। थर्मोमीटर एंड टेम्परेचर गॉज, इसमें टेम्परेचर और थर्मामीटर भी दिखाएगा, कितना टेम्परेचर हो गया, कितना इसमें साथ में टेम्परेचर भी हो गया, कितना थर्मामीटर प्रेशर दिखाएगा, ठीक है। प्रेशर गॉज भी होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी। उसके बाद इसमें क्या रहता है, इसका ऑपरेशन कैसे प्रोसीजर किया जाता है उसमें देख लो। लिखा है फॉर प्रॉप्स लोड ड्रेसिंग स्टरलाइजेशन आर जनरली ऑपरेट एट मिनिमम टेम्परेचर 134 डिग्री 134 सेंटीग्रेड, मतलब इसका जो सबसे कम टेम्परेचर है वो 134 सेंटीग्रेड है। एंड बॉटल फ्लूइड स्टरलाइजर एम्प्लॉइंग अ मिनिमम टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड आर यूज, ठीक है ना। कई मरतबा क्या होता है, बॉटल्स फ्लूइड जो होते हैं उनके लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ किया जाता है। इंश्योर दैट देयर शुड बी सफिशिएंट वाटर इन ऑटोक्लेव प्रोसीजर द स्टीम, ये इंश्योर होना चाहिए कि जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो एक सफिशिएंट अमाउंट में वाटर है कि नहीं उसमें। द स्टेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑटोक्लेव इंक्लूड एयर रिमूवल, ठीक है ना। स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑटोक्लेव इंक्लूड एयर रिमूवल, स्टीम एडमिशन एंड स्टरलाइजेशन साइकिल। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म करी जाती हैं किसमें, ऑटोक्लेविंग के मेथड के दौरान, जैसे हीटिंग अप, होल्डिंग एक्सपोजर, कूलिंग स्टेजेस, ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक। तो ये था आपका कौन सा मेथड, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। उससे पहले हॉट एयर ओन पढ़ा था, उसमें ड्राई हीट स्टरलाइजेशन था, ठीक है। तीसरा मेथड है इसका केमिकल स्टरलाइजेशन का। तो केमिकल स्टरलाइजेशन में दो चीज़ें आती हैं, गैस और लिक्विड, ठीक। इसके बारे में देख लेते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन क्या है, गैसियस स्टरलाइजेशन, ठीक है। कौन सी गैसेस इसमें यूज़ होती हैं वो देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल HCHO, ठीक है, या इथिलीन ऑक्साइड CH2 का होल ट्वाइस O, ठीक है। पॉजेस बायोसाइडल एक्टिविटी, बैक्टीरिया को किल करने वाली एक्टिविटी रखती है। इथाइलिन ऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड फ्लेमेबल गैस, ठीक। इसमें एथिलीन ऑक्साइड यूज़ होती है, जबकि स्टेनिंग टेक्निक्स में इथिलीन ब्लू यूज़ होती है, मिथाइलिन ब्लू यूज़ में होती है। किसको, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो आते हैं उनको स्टेन करने के लिए इसमें इथाइलिन ऑक्साइड यूज होती है। लिखा है द मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ टू गैसेज इज एज्यूम्ड टू बी थ्रू आउट अल्काइलेशन ऑफ सल्फाइड्राइल अमीनो हाइड्रोक्साइल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। कह रहा है एंटी माइक्रोबियल एक्शन वाले दो गैसेस को एज्यूम किया जाता है उनके अल्काइलेशन के ज़रिए से, जिसमें सल्फाइड्राइल अमीन ग्रुप या हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। इन चीज़ों के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है कि उनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कितनी होगी, एज्यूम निकाला जाता है। ऑन प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। द कंसंट्रेशन रेंजेस वेट ऑफ गैस पर यूनिट चैम्बर वॉल्यूम, जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन का मतलब कितनी गैस उसके अंदर फिल करी जाएगी और कितने अमाउंट में, कितनी प्योरिटी के साथ गैस ही रहेगी कि उसमें प्रेशर खाली हवा भर दी जाएगी, एयर भर दी जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितने यूनिट के हिसाब से उस चैम्बर में होना चाहिए, ये भी चीज़ होती है। द यूजली इन रेंज 800 से 1200 मिलीग्राम पर लीटर, एक मतलब क्या हुआ, 800 से 12 मिलीग्राम, एक लीटर में 800 से 12 मिलीग्राम भरा जाता है। फॉर इथाइलिन ऑक्साइड, क्या भरा जाता है, इथाइलिन ऑक्साइड। एंड 15 से 100 मिलीग्राम लीटर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, विथ ऑपरेटिंग टेम्परेचर 45 to 63 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 70 to 75 रिस्पेक्टिवली। कहने के मतलब क्या हुआ, 800 से 1200 मिलीग्राम एक लीटर में भरा जाएगा क्या, एथिलीन ऑक्साइड। उसके साथ में दूसरी क्या भरी जाएगी, 15 से 100 मिलीग्राम लीटर एक लीटर में क्या भरेगी, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। और साथ में टेम्परेचर कितना होगा, 45 से 63 या 70 से 75 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें भरी जाती हैं।
अब इथाइलिन ऑक्साइड जो स्टरलाइजर है, इसमें गैस है, उसके बारे में इसमें से लिखा हुआ है कि it is a consist of chamber of 100 to 300 liter capacity and surrounded by a water jacket and remove of sterilization by evacuation। इसके बारे में सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और इसी के साथ फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बताया गया। LTSF मतलब लो टेम्परेचर स्टीम फॉर्मल्डिहाइड, वो जो इथाइलिन ऑक्साइड होती है, ठीक है, वो हाई टेम्परेचर में मोस्टली काम करती है, और जो लो टेम्परेचर वाली फॉर्मल्डिहाइड होती है LTSF, तो वो लो टेम्परेचर में ऑपरेट करती है स्टरलाइजेशन को, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, ठीक है ना। वो एटमॉस्फेरिक में नहीं करती, वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा सा काम करती है, ठीक। अब बात करते हैं लिक्विड स्टरलाइजेशन के। दूसरा इसमें पार्ट है, जैसे कि कह सकते हो कौन कौन सी चीज़ यूज़ में आ रही है। पैरासिटिक एसिड लिक्विड स्टरलाइजेशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड स्टरलाइजेशन, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें HCHO, पैरासिटिक स्टरलाइजेशन वाज फाउंड टू स्पोरोसाइडल एंड लो कंसंट्रेशन, मतलब स्पोरोसाइडल्स होता है और लो कंसंट्रेशन में ही उसको किल कर देता है। इट वाज आल्सो फाउंड इन वाटर सॉल्युबल एंड लेफ्ट नो रेसिड्यू आफ्टर राइजिंग, धोने के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। इट वाज आल्सो शो टू हैव अ हार्मफुल हेल्थ और एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये क्या शो करता है, एक हार्मफुल हेल्थ और एनवायरमेंट इफेक्ट रखता है। इट्स डिसरप्ट बॉन्ड इन प्रोटीन एंड एंजाइम, may also interfere with the cell membrane transportation through the rupture of cells wall and may oxidate essential enzyme and impair vital biochemical pathway। तो ये सारी की सारी चीज़ें रखती हैं। ऐसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, दिस मेथड स्प्रे हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन वैक्यूम चैम्बर क्रिएटिंग अ प्लाज्मा क्लाउड। दिस एजेंट स्टरलाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग की सेलुलर कंपोनेंट विच इज इनएक्टिवेट द माइक्रोऑर्गेनिज्म। द प्लाज्मा क्लाउड एग्जिस्ट ओनली वाइल द एनर्जी सोर्स आर टर्न ऑन। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं कि लिक्विड स्टरलाइजेशन में पैरासिटिक एसिड भी यूज़ में लाई जाती है लिक्विड स्टरलाइजेशन करने के लिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ में लाई जाती है, इथाइलिन ऑक्साइड भी यूज़ में लाई जाती है, और आपका फॉर्मल्डिहाइड भी यूज़ में लाई जाती है। तो ये 4 गैसें हैं, ये भी यूज़ में लाई जाती हैं, ठीक है। तो वो गैस के रूप में, ये लिक्विड के रूप में स्टरलाइज करा जाता है, ठीक है। क्योंकि केमिकल वाला 2 फॉर्म में था, 2 फॉर्म में था केमिकल वाला, एक गैस के फॉर्म में, दूसरा लिक्विड के फॉर्म में। तो गैस में कौन कौन सी यूज़ हो रही थी, फॉर्मल्डिहाइड और इथाइलिन, ठीक है, 2 यूज़ हो रही थी, ठीक है। लिक्विड में कौन यूज़ हो रहा है, पैरासिटिक एसिड और क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टरलाइजेशन में यूज़ होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि लिक्विड स्टरलाइजेशन में कौन सी लिक्विड यूज़ में आता है, कौन से लिक्विड यूज़ में, गैस में कौन सी गैस यूज़ में आती है, तो एग्जांपल दे सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है रेडिएशन स्टरलाइजेशन, ठीक है ना। अभी तक हम लोग पढ़ा था, गैस वाला पढ़ा, और गैस के साथ में हम लोगों ने ड्राई पढ़ा, मॉइस्ट हीट पढ़ा, केमिकल पढ़ा, गैसेस पढ़ा, लिक्विड पढ़ा। केमिकल के अंदर के ही 2 पार्ट है, गैसेस और लिक्विड। अब पढ़ेंगे रेडिएशन स्टरलाइजेशन, कौन कौन सी रेडिएशन से स्टराइल करा जाता है थिंग्स को, ठीक है। कह रहा मैनी टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रेज, यूवी लाइट, पार्टिकुलेट रेडिएशन। एग्जांपल एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। बहुत अलग अलग टाइप की जो लाइट्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, गामा, यूवी, उनसे भी क्या करते हैं, स्टराइल करते हैं थिंग्स को, ठीक है ना। कह रहा द मेजर टारगेट ऑफ दिस रेडिएशन माइक्रोबियल DNA, गामा रेज द इलेक्ट्रॉन कॉजिंग आयोनाइजेशन, फ्री रेडिकल प्रोडक्शन, वाइल यूवी लाइट कॉजेज एक्साइटेशन। क्या होता है कि लाइट डाली जाती है उसमें, गामा वाली या यूवी लाइट, तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया के सेल को किल कर देती है, उनके DNA में चेंजेस कर देते हैं और उनके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि ज़्यादा देर धूप में नहीं रहना चाहिए, कैंसर होने के चांसेस हैं। ज़्यादा देर इलेक्ट्रॉन अगर उसमें डाल दिया जाए, कि जब लोग एक्स्ट्रा परफॉर्म करते हैं, अगर 1 मिनट परफॉर्म कर दिया जाए तो हो सकता है कि कैंसर होने के चांसेस हो जाए। इसलिए बहुत कह दो कि बहुत माइन्यूट सेकंड में ही उसमें परफॉर्म किया जाता है, जितने रेडिएशन वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसके केस की वजह से जब वो माइक्रोबियल किसी कंटामिनेशन वाली चीज़ है जहाँ पर, तो उस पर अगर गामा रेज डाल दी जाती है तो वो सारे बैक्टीरिया जो सेल्स होती हैं उनका DNA चेंजेस हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे गामा रेज था और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन था, इनमें कितना कितना डाला जाता है बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। गामा रेज स्टरलाइजेशन डिवाइड इनटू
फॉर्म ऑफ कोबाल्ट 60 सोर्सेज। गामा रेस का जो नाम है कोबाल्ट 60 जो यूज़ में लाई जाती है। गामा रेस के बारे में देख रहे थे इसमें कि कोबाल्ट 60 जो सोर्सेस है इसमें गामा रेस का, ठीक है, ये भी एग्जांपल में क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें जो कैसे यूज़ करते हैं इसका लिखा है, द आइसोटोप इज़ हेल्ड एज pellets packed in metal rod, each rod carefully arranged within the source of containing 20 kilocalorie I of activity. This source is housed within a reinforced concrete and building with the 2 meter thick wall. समझे ना, 2 मीटर चौड़ी इसमें एक वॉल बनाई जाती है और गामा रेस के ज़रिए से इसमें क्या किया जाता है, गामा रेस का जो सोर्सेस कैसे बनाते हैं, इसमें पैलेट्स बनाते हैं और मेटल की रॉड के उसमें बनाने के बाद अरेंज करा जाता है इसमें, जिसमें 20 किलो कैलोरी का पावर होता है, ठीक है ना। तो गामा रेस की वजह से इसमें आई लगा हुआ है। द आर्टिकल बीइंग स्टलाइज आर पास थ्रू द इरिडेशन चैम्बर ऑन कन्वी योर बेल्ट ऑन द मूड अराउंड द राइस सोर्सेज। मतलब क्या हुआ इसका कि लिखा है इसमें जो स्टलाइजेशन के बारे में इसमें समझाया गया है, रेडिएशन चैम्बर्स के बारे में बताई गई बात, जिससे ये जो सोर्सेज होता है जहाँ से ये उठ रहा होता है वहीं से ये मूव कर जाता है, ठीक है ना, उसके चारों ओर ये मूव करेगा, ठीक। अल्ट्रावायलेट इरिडेशन में क्या करते हैं, इसकी जो वेवलेंथ होती है यूवी लाइट की 260 नैनोमीटर होती है। इसमें मर्करी लैंप से इसमें इमर्सन दिया जाता है 254 नैनोमीटर का, जिसमें सुटेबल सोर्स होता है यूवी लाइट का इस रीजन्स के लिए, ठीक है। मैकेनिकल मेथड्स की बात करते हैं, इसमें लास्ट वाला है इसका प्रोसेस मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फिल्ट्रेशन मेथड। तो मैकेनिकल मेथड जो होता है वो जनरली 2 टाइप का होता है, इसमें कई टाइप के फिल्टर यूज़ होते हैं, 2 टाइप के इसमें फिल्टर यूज होते हैं, जैसे डेप्थ और मेम्ब्रेन फिल्टर्स। पहले फिल्ट्रेशन मेथड देखते हैं क्या होता है मैकेनिकल मेथड के अंदर। कह रहा है फिल्ट्रेशन प्रोसेस डज नॉट डिस्ट्रॉय बट रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करता, किल नहीं करता, ये रिमूव करता है। It is used for both and clarification and sterilization of liquid and gases. It is capable of preventing the passage of both viable non-viable particles. कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा फिल्टर होता है जिसमें दिखने वाले और नॉन दिखने वाले दोनों टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उसको पास नहीं कर पाते फिल्टर्स को, ठीक है, प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। द मेजर मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन आर सीविंग। इसका जो मैकेनिज्म रहता है, सपोज करो इसमें एक छन्नी लगा दी गई और उससे उस चीज़ों को पास कराया जा रहा है, चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, कुछ भी हो, यही होता है आपका फिल्ट्रेशन मेथड। अब इसमें क्या कह रहा है, सीविंग करते हैं, सीव का मतलब छन्नी, एड्जॉर्प्शन चिपकते हैं, एंड ट्रैपिंग विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द फिल्टर मटेरियल। जो फिल्टर मटेरियल है उस पर जाके वो चिपक जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो उस पर और करते हैं और सारे टाइप के मटेरियल उसको क्रॉस नहीं कर पाते। आगे इसमें लिखा है स्टरलाइजेशन grade filter are used the treatment of heat sensitive injection and ophthalmic solution, biological product, air and other gases of supply to aseptic area. aseptic area में अलग दूसरी चीज़ों की सप्लाई कर दी जाती है। They are also used in industry and part of venting system on fermenters, centrifuge, autoclave, freezing dryers, membrane filter use और sterility testing। मतलब क्या हुआ, आज के टाइम पे इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टरलाइजेशन के लिए फिल्ट्रेशन की टेक्निक्स को यूज़ करा जा रहा है, जिसमें वेंटिंग सिस्टम में भी, फर्मेंटेशन के लिए, सेंट्रीफ्यूजेस के लिए, इसमें सबको फिल्ट्रेशन टेक्निक्स वाला या मैकेनिकल मेथड यूज़ में लाया जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के फ़िल्टर यूज़ में लाते हैं, ठीक है, स्टेराइल करने के लिए। अब कुछ फ़िल्टर है इसमें 2 टाइप के जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, डेप्थ फिल्टर और मेम्ब्रेन फिल्टर। कह रहा है डेप्थ कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस ग्रेनुलर मटेरियल सो पैक्ड एज द फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड चैनल ऑफ माइन्यूट डायमेंशन। बहुत छोटा डायमेंशन के साथ ये पैक्ड रहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डाइमेसस अर्थ एंड अनग्लेज्ड पोर्सेलिन फिल्टर एंड सिंटर्ड ग्लास और या एस्बेस्टस, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की चीज़ों से, फिल्टर से, सिंटर्ड ग्लास से, एस्बेस्टस से ये मिलके बने हुए होते हैं, ठीक। फाइब्रस मटेरियल या ग्रेनुलर मटेरियल से बनाए जाते हैं और अलग अलग ट्विस्टेड चैनल बहुत माइक्रोस्पोर्स में बनते हैं इसमें। मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करते हैं, दीज आर द पोरस मेम्ब्रेन, ठीक है, पोरस मेम्ब्रेन अबाउट 0.1 mm थिक मेड ऑफ सेलुलोज एसीटेट। ये किससे बने होते हैं मेम्ब्रेन, सेलुलोज एसीटेट से या सेलुलोज नाइट्रेट से या पॉलीकार्बोनेट से या पॉलीविनाइल्डिहाइड फ्लोराइड से या सम अदर सिंथेटिक मटेरियल से। द मेम्ब्रेन्स आर सपोर्टेड ऑन फ्रेम, मेम्ब्रेन जो होती है सपोर्ट करती है फ्रेम में, एंड हेल्ड इन स्पेशल होल्डर्स, ठीक है। फ्लूइड आर मेड टू ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन बाय पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर और बाय सेंट्रीफ्यूज। पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर के जरिए से वो सेंसिटिव फ्रीज करती है, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन है फिल्ट्रेशन के, स्टरलाइज करने के लिए गैसेस यूज में लाई जाती हैं। हेपा फिल्टर,
भी यूज़ में लाता है, जिसकी इफिकेसी रहती है हाई इफिकेसी पार्टिकुलर एयर। हेपा का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर्स होती है। फिल्टर कैन रिमूव, हेपा फिल्टर कितने % चीज़ों को रिमूव कर सकता है? अप टू 99.97% को ऑफ पार्टिकल 0.3 माइक्रोमीटर इन डाईमीटर। अगर डाईमीटर की बात करें तो 0.3 माइक्रोमीटर इन डाईमीटर। एयर इज अ फर्स्ट पास थ्रू द प्री फिल्टर टू रिमूव लार्जर पार्टिकल एंड देन पास थ्रू द हेपा फिल्टर। एयर जो है पहले बड़े पार्टिकल्स बड़े प्री फिल्टर से एंटर कर जाएगी, फिर रिमूव होंगे, उसके बड़े पार्टिकल बाहर चले जाएंगे, देन पास करेगी हेपा फिल्टर से। एयर भी उस चीज़ को पास नहीं कर पाती हेपा फिल्टर को, उसका 2 फिल्टर लगे होंगे, पहले प्री फिल्टर से एंटर करेगी तो प्री में जो उसके बड़े पार्टिकल होंगे वहीं रह जाएंगे, फिर हल्की पतले पतले उसके जो महीन पार्टिकल होंगे, स्मॉल पार्टिकल होंगे एयर के, वो एंटर करेंगे। ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ हेपा फिल्टर इज मॉनिटर बाय प्रेशर डिफरेंशियल एंड एयर फ्लो रेट मेजरमेंट। जो हेपर फिल्टर का परफॉर्मेंस होता है वो मॉनिटर किया जाता है प्रेशर डिफरेंशियल से और एयर फ्लो रेट मेजरमेंट के ज़रिए से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।